Welcome everyone. Today we will study the fifth chapter of book Our Environment. The chapter name is Water. आज हम water के बारे में पढ़ेंगे. When you think of water, what images come to your mind? You think of rivers, waterfalls, pitter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper boats in rain puddles. है ना. तो जब वाटर के बारे में हम सोचते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? रिवर्स आते हैं, है ना. वाटरफॉल्स, रेन की बूंदें आपके माइंड में आती हैं, टैप वाटर आपके माइंड में आता है. एंड वी आर नो चिल्ड्रंस लव टू फ्लोट पेपर बोट्स. जब बारिश होती है पेपर बोट्स हम बहते पानी में जो भी नालियों में जा रहा होता है पेपर बोट्स रखते हैं और पेपर बोट्स दूर तक जाती है, हम देखते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, है ना. तो व्हेन द puddles vanish, where does the water go? लेकिन जैसे ही बारिश बंद हो जाती है और पानी सारा बह चुका होता है, लेकिन ये सारा पानी कहाँ जाता है? The sun heat causes evaporation of water into vapor. तो सन हीट जो होती है इवेपोरेशन कर देती है वाटर का. when the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. From there, it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. तो जैसे इवेपोरेशन हो जाती है ना, पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, हवा में पानी चला जाता है ना. तो बाद में क्या होता है? ऊपर जाकर जैसे ही कंडेंस हुआ, बादल बने, है ना, प्रेसिपिटेशन रेन हो जाती है. The process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as water cycle. तो बच्चों आपका एक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज वाटर साइकिल. तो वाटर साइकिल वाला क्वेश्चन यहाँ से आपको क्लियर होता है. ठीक है, व्हाट इज वाटर साइकिल. सो वाटर साइकिल यहाँ से आपको क्लियर होता है. So this is answer. What is water cycle? Our earth is like a terrarium. The same water that existed centuries ago still exists today. है ना. तो जो सदियों पहले पानी था वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है. जिस पानी से हम इरिगेट कर रहे हैं हरियाणा में, जहाँ मध्य प्रदेश में भी, क्या पता वो पानी अमेजोन रिवर का हो, है ना, जो कि अमेरिका वाली साइड है, अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहती है ना. तो क्या पता वो रिवर, उस रिवर का पानी हो, एवेपोरेशन हुआ हो और हमारी कंट्री में आ गया हो. द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स. फ्रेश वाटर के सोर्सेज क्या हैं? यहाँ से आपको क्लियर हो रहे हैं. फ्रेश वाटर सोर्सेज आर रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स. द ओशियन बॉडीज एंड द सीज कंटेन द salty water. The water of the ocean is salty or saline as it contains amount of dissolved salt. और ये salt कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड. मैक्सिमम साल्ट सोडियम क्लोराइड ही होता है. सोडियम क्लोराइड आपको पता है, जैसे ये एक कॉमन टेबल साल्ट जिसको हम ईट करते हैं, खाते हैं, ये वही साल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, है ना. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना पानी है हमारी अर्थ पे. पानी ही पानी दिख रहा है ना. पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन नॉर्थ है, साउथ अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन जो हमारे इंडिया की नीचे वाली साइड है, यहाँ पे सीज हैं, इतनी सारी लेक्स हैं, अलग अलग कंट्रीज में तरह तरह की लेक्स हैं, अलग अलग लेक्स हैं, है ना. तो पानी ही पानी है, कितना सारा पानी हम देख रहे हैं. नाउ वी विल सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज. हमने देखा कि हमारी धरती पर कितना सारा पानी है ना. लेकिन फिर भी हमें पानी के बारे में पढ़ना पड़ रहा है. हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये. क्यों? क्योंकि वाटर की स्कैर्सिटी है हमारे लिए. फ्रेश वाटर काफ़ी कम है हमारे पास. वी विल सी इन डिटेल कितना पानी सैलाइन है और कितना फ्रेश वाटर है. सो वी विल सी दिस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज. हमें पता है कि 3/4 वी आल नो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. यानी 75% जो अर्थ सरफेस है वो पानी से ही कवर हुई है ना. तो
अगर इतना सारा पानी है तो फिर बहुत सारी कंट्रीज पानी की कमी से क्यों जूझ रही हैं? इज ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस? Following table gives the distribution of water in percentage. So we can see the ocean water covers 97.3% of the total water available on earth surface, है ना? 97.3 तो ओशियन वाटर ही है, और ओशियन वाटर जैसे आप सभी स्टूडेंट्स को पता है सलाइन वाटर होता है ना, पीने के लायक तो वो नहीं होता। नेक्स्ट कम्स आइस कैप्स, यानी जो भी ग्लेशियर्स हैं, है ना, आइस कैप्स हैं, वहाँ पे वो कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है टोटल वाटर का? 2.0%। ग्राउंड वाटर 0.68%, फ्रेश वाटर लेक्स 0.009%, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स 0.009। सो इतना कम है ये सॉल्ट जो हमारे पास लेक्स हैं, है ना, हमारी अर्थ पर लेक्स हैं। एटमॉस्फेयर में कितना पानी है? 0.0019, काफ़ी कम है। रिवर्स तो उससे भी, है ना, 0.0001। तो टोटल 100% पानी में से सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पर है? ओशियंस में ही है ना। तो हम देख रहे हैं कि इतना सारा जो है ये क्या है, ये फ्रेश वाटर कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है और ये सलाइन वाटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फैक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डू यू नो डेड सी? डेड सी समुद्र, उसका नाम है सी का। डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर, है ना, इतना ज़्यादा सैलाइन है वो। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस, है ना। तो ये फैक्ट है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी। तो सिंपल एक्टिविटी है एक, यहाँ पे आपको 2 लीटर्स वाटर लेना है। उस वाटर में क्या करना है आपको? 12 स्पून्स ऑफ वाटर निकाल देना है फ्रॉम दिस वैसल। द वाटर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द वैसल रिप्रेजेंट्स द सॉल्टी वाटर। जो बच जाता है पानी वो सॉल्टी वाटर है। तो आपको इससे क्लियर होगा कि कितना कम पानी है हमारे पास हम यूज़ करने के लिए। फ्रेश वाटर बहुत कम है। तो you can see 1 drop constitute river, half spoon constitute freshwater lakes, 2 spoons groundwater and 9 spoons ice cap। ये वो पानी है जो आपने टोटल 2 लीटर पानी से निकाला हुआ है। सो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि पानी कितना ज़रूरी है, फ्रेश वाटर कितना ज़रूरी है बचा कर रखना हम सभी के लिए। Water is absolutely essential for survival. Water alone can quench our thirst when we are thirsty, है ना। पानी ही है जो हमारी प्यास बुझा सकता है, पानी का कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। Now don't you think we are wasting a precious resource when we use water carelessly? तो पानी हम बर्बाद ही तो कर रहे हैं अगर केयरलेसली यूज कर रहे हैं, है ना। So these are the news about water scarcity. तो ये है इज रिटन गंगा among 10 dying rivers। तो किस तरह से नदियाँ सूख रही हैं, है ना। तो एक तरह से खतरा है सर्वाइवल ऑफ द मैनकाइंड और लिविंग बींग्स ऑन अर्थ। अगर वाटर नहीं, फ्रेश वाटर नहीं तो लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। ओशियन सर्कुलेशन, व्हाट इज ओशियन सर्कुलेशन? ओशियन सर्कुलेशन में हम स्टडी करेंगे अलग अलग तरह की सर्कुलेशन ओशियन सरफेस पे। ओशियन में वेव्स हों, टाइड्स हों, ओशियनिक करंट्स हों, है ना, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट walking bare feet on the seashore, the wet sand on the beach, the cool breeze, the seawards, the smell of the salt in the air, and the music of the waves. Everything is so fascinating. Unlike the calm waters of the ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. तो ओशियन वाटर जब भी आप सी शोर पे जाएंगे आपने देखा होगा कि लहरें चलती ही रहती हैं, मतलब रुकती नहीं हैं, धीरे धीरे चलेंगी, तेज चलेंगी, लेकिन चलती रहती हैं। और जो पॉन्ड्स और लेक्स का जहाँ पानी होता है वो स्टिल होता है, मूवमेंट नहीं करता। लेकिन ओशियन वाटर नेवर स्टिल, कभी स्टिल नहीं रहता। तो इन्हीं मूवमेंट्स को हम स्टडी करेंगे, कितने कौन कौन सी अलग अलग मूवमेंट्स होती हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं साइड में बॉक्स में इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा है। मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। यू हैव टू नोट दिस थिंग। March 22 is celebrated as
वर्ल्ड वाटर डे when the need to conserve water is reinforced in different ways, है ना। तो इस दिन को मार्च 22 को हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं और चिंतन करते हैं कि किस तरह से हम पानी को बचाएंगे, कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं जिससे हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, या पानी की वेस्ट होने से रोक सकते हैं, है ना। दिस इज व्यू ऑफ पैसिफिक ओशन, यहाँ पे ये व्यू है, पैसिफिक ओशन का व्यू दिख रहा है आपको। फर्स्ट वी विल सी वेव्स। ओशियन मूवमेंट्स में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे वेव्स। क्या होती हैं वेव्स? वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन winds trap across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger the wave becomes, है ना। तो वेव्स क्यों आती हैं ओशियन सरफेस में? हवा के कारण, है ना। विंड्स जो होती हैं वो स्क्रैप करती हैं ओशियन सरफेस को, उसकी वजह से वेव्स आती हैं। When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore. Why? The waves. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. आप देखते हो कि बॉल फेंकते हो आप ओशन वाटर में, लेकिन लहरों की वजह से बॉल फिर से शोर पर आ जाती है, साइड पे फेंक देता है समुद्र, है ना। तो इस तरह से पानी राइज करता रहता है, फॉल करता रहता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? वेव्स। दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ वेव्स। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ वेव्स, कैसे वो स्ट्राइक करते हैं कोस्ट को और किस तरह की पिक्चर बनती है ना। ये वेव्स की एक तरह से छोटी सी ड्राइंग। ड्यूरिंग स्टॉर्म द winds blowing at a very high speed form huge waves. These may cause tremendous destruction, है ना। तो बड़ी हाई वेव्स होंगी तो बहुत नुकसान करती हैं वो। एंड अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर, है ना। जब अर्थक्वेक आता है ना समुद्र में, फॉर एग्जांपल अगर उसका पॉइंट है तो बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होती है उसकी वजह से। वॉल्केनिक के बारे वॉल्केनोस के बारे में आपने पढ़ा, वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स आना शुरू हो जाती है ना। जैसे सरफेस के ऊपर लैंडस्लाइड्स होती हैं ना, वैसे ही अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स भी होना शुरू हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट अ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर इज फॉर्म। तो 15 मीटर ऊंची लहरें वेव्स उठ सकती हैं इसकी वजह से, और इन्हीं वेव्स को हम सुनामी कहते हैं। The largest tsunami ever measured was 150 मीटर, 150 मीटर ऊंची, है ना। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर। जैसे जहाज चलते हैं ना इतनी फास्ट, फाइटर जेट्स इतनी फास्ट चलती है ये वेव्स। The tsunami of the 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. तो 2004 की सुनामी तो बहुत डिस्ट्रक्शन वाली थी, बहुत नुकसान किया था इसने। The Indra Point in the Andaman and Nicobar got submerged after the tsunami. 2004 की सुनामी के बाद इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो गया था वाटर में, जो कि हमारा पॉइंट माना जाता है, आखिरी पॉइंट माना जाता था कंट्री का, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ये सबमर्ज हो गया 2004 की सुनामी के बाद। अब बच्चों सुनामी वर्ड ये कहाँ से आया हुआ है? यू कैन रीड फ्रॉम हियर। सुनामी इज अ जापानीज वर्ड। It is a Japanese word. It means harbor waves. As the harbors get destroyed whenever there is tsunami, है ना। तो हार्बर को डिस्ट्रॉय करने वाली वेव है एक तरह से सुनामी। द अर्थ पैंडेमोनियम। सुनामी 2004 में आई, है ना। इसका ये किसकी वजह से आई थी? अर्थक्वेक, जिसका एपिसेंटर कहाँ पे पाया गया? वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। सुमात्रा कहाँ पे है बच्चों? इंडोनेशिया में, है ना। तो वहाँ पे इसका पॉइंट पाया गया, लेकिन इसका असर देखो इंडिया में भी कितना ज़्यादा देखा गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वाज 9.0 ऑन द रिक्टर स्केल, है ना। तो 9.0 की मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। एज द इंडियन प्लेट्स वेंट अंडर द बर्मा प्लेट देयर वाज अ सडन मूवमेंट ऑफ वाटर
है ना, सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक, तो इसकी वजह से अर्थक्वेक हुआ। और सुनामी कितनी फास्ट चलती है, हमने स्पीड देखी 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी रफ्तार होती है। और ये जब भी शोर्स पे आती है, किनारों पे आती है, तो तबाही करती है। तो ये सारी कहानी है, किस तरह से कितना नुकसान हुआ। कुछ लोग तो जब सुनामी आई थी, जैसे सी शोर खाली हो रहा है पानी एकदम से, और उसका फ्लो देखने के लिए, जहाँ सी शोर खाली था, इतने लोग उस मिरेकल को, उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। तो उसकी वजह से भी काफ़ी लोग मर गए थे, काफ़ी कैजुअल्टी हुई थी जब वापिस से सी वेव आई, और उस वेव ने किस तरह से इतने सारे लोगों की जान ले ली। नेक्स्ट वी विल सी टाइड्स। सेकंड मूवमेंट में हम, ओशियन मूवमेंट में हम पढ़ते हैं टाइड्स के बारे में। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड, है ना। तो पानी का राइज और फॉल होना ओशियन वाटर का ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। It is a high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. It is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore. लो टाइड कब होगी, हाई टाइड कब होगी, ये यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। विच इज अबाउट टाइड। तो टाइड क्यों आती हैं, क्या कारण होता है टाइड के आने का। नीप टाइड क्या होती है, स्प्रिंग टाइड क्या होती है, यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर इटसेल्फ। नीप टाइड में देखिए मून, अर्थ और सन का इस तरह से कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये ग्रेविटेशनल पुल, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट किया जाता है बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज द टाइड्स। दिस इज बिकॉज ऑफ gravitational pull exerted by the sun and the moon, which is responsible for tides on the ocean surface. The water on the earth closer to the moon then gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide, है ना। तो चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स से किस तरह से हाई टाइड्स आती हैं। जब फुल मून होता है या न्यू मून होता है, सन, मून एंड द अर्थ सेम लाइन में होते हैं, जैसे इस तरह से सेम लाइन में है ना ये, तो इसको हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। द मून एंड द टाइड्स आर द हाईएस्ट, इस टाइम टाइड्स हाईएस्ट होती हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। इन टाइड्स का क्या नाम है, स्प्रिंग टाइड्स। तो जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो टाइड्स हाईएस्ट होंगी और स्प्रिंग टाइड्स इनको कहेंगे। व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, यानी जब मून जहाँ तो हाफ फर्स्ट क्वार्टर में होता है, जहाँ लास्ट क्वार्टर में होता है, तो ओशियन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून रिजल्टिंग इन लो टाइड्स। तब लो टाइड्स होना शुरू हो जाते हैं। इन्हीं लो टाइड्स को क्या कहते हैं, इन्हीं लो टाइड्स के होने को हम नीप टाइड्स कहते हैं। हाई टाइड्स नेविगेशन में हेल्प करती हैं क्योंकि ये शोर्स पे पानी ले आती हैं, शिप्स हार्बर पे इजीली आ सकती हैं। इससे फिशिंग करना मछुआरों के लिए आसान हो जाता है। बहुत सारी मछलियाँ समुद्र के किनारे पे, वो ओशन के किनारे पे वो मछुआरे कैच कर सकते हैं। और इस राइस और फॉल, वाटर के राइस और फॉल होने से, इस इन टाइड से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है बहुत सारी जगहों में। Now we will see what are ocean currents. Dear students, ocean currents क्या होती हैं? Ocean currents क्या होती हैं? Streams of water. जैसे streams होती हैं अर्थ सरफेस पे, पानी के वो है ना चश्मे, वैसे ही समुद्र में भी करंट्स फ्लो करती रहती हैं। स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द अर्थ सरफेस, ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन, है ना। तो ये स्ट्रीम्स ऑफ वाटर लगातार चलती रहती हैं ओशियन सरफेस में। इन सभी ओशियन करंट्स के नाम हैं अलग अलग। ये ओशियनिक करंट्स ठंडी हो सकती हैं, गर्म हो सकती हैं। जो ओशियनिक करंट्स इक्वेटर के पास ओरिजिनेट होती हैं। इक्वेटर सभी को पता है ना, सभी बच्चों को क्या होता है इक्वेटर, ये सेंटर वाला लाइन है ना, बिल्कुल सेंटर वाला, 0 डिग्री वाला। तो ये इक्वेटर के पास जो ओरिजिनेट होती हैं करंट्स, ये वार्म ओशियन करंट्स होती हैं और ये पोल्स की तरफ फ्लो करती हैं। The cold currents carry water from polar or higher latitudes to tropical or lower latitudes. तो कोल्ड करंट्स क्या करती हैं, कोल्ड करंट्स पानी को पोलर एरिया से कहाँ लेके जाती हैं, ट्रॉपिकल एरिया में, है ना, गर्मी वाले एरिया में और लोअर एल्टीट्यूड में। लैब्राडोर करंट एग्जाम्पल है किसकी, लैब्राडोर करंट एग्जाम्पल है, लैब्राडोर ओशियन करंट किसकी एग्जाम्पल है, कोल्ड करंट की,
है ना। और गल्फ स्ट्रीम किसकी एग्जाम्पल है, गल्फ स्ट्रीम करंट किसकी एग्जाम्पल है, स्ट्रीम वार्म करंट की, है ना। ये आपको याद रखनी है। लैब्राडोर किसकी एग्जाम्पल है और गल्फ स्ट्रीम किसकी एग्जाम्पल है, और ये कहाँ से बहती है। द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया, वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर, है ना। ये वार्म ओशियनिक करंट्स होंगी जो ओशियन सरफेस पे चल रही हैं, ये गर्मी ले आती हैं अर्थ सरफेस पे, और जो ठंडी होती हैं वो ठंड ले आती हैं। वार्म एंड कोल्ड करंट्स यहाँ पे मीट करती हैं, वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स बड़े अच्छे बन जाते हैं, यानी मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में कैच की जा सकती हैं, है ना। लेकिन सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स। लेकिन नेविगेशन के लिए वो एरिया डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे फॉगी वेदर हो जाता है। जो जापान और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सीज हैं, समुद्र हैं, वो अच्छी एग्जाम्पल हैं इसके, है ना। जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिल रही हैं, है ना, वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड है। द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट्स आल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। तो आपको जैसे मैंने बताया कि जहाँ जहाँ पे कोल्ड और वार्म करंट्स मिलती हैं तो वहाँ पे फॉगी वेदर हो जाता है, नेविगेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस मैप देयर आर डिफरेंट करंट्स फ्लोइंग ऑन द ओशियनिक सरफेस। पानी में अलग अलग तरह की करंट्स मूव कर रही हैं। दिस इज गल्फ स्ट्रीम करंट, दिस इज लैब्राडोर करंट वी हैव सीन। ये कौन सी किसकी एग्जाम्पल है, ये क्या एग्जाम्पल है, कोल्ड करंट की। ये देखो देखो ये आर्कटिक एरिया से नीचे की तरफ आ रहा है ना। और इस तरह से ये इक्वेटोरियल करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। देखो ये गर्मी वाले एरिया से उस तरफ जा रही है ना। तो दीज आर द डिफरेंट करंट्स। ये पानी की एक तरह से नदियां हैं, पानी के बीच पानी की नदियां हैं एक तरह से जो बह रही है ना। तो ये अलग अलग जगह में मूव करती रहती हैं। कोल्ड करंट्स भी होती हैं और हॉट करंट्स भी होती है, गर्म पानी की करंट्स भी होती है। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप पे खास ध्यान देना है और मैच द फॉलोइंग पे मैच द फॉलोइंग तो करना ही करना है, ठीक है। ये एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। डिटेल आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी बुक को रीड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।